A very good evening to all of you. Here we discuss the Hindu editorial. आज 12 अगस्त है. देखते हैं आज कौन कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है. पहला आर्टिकल हमारा है इंडियाज़ पॉपुलेशन डेटा एंड ए टेल ऑफ टू प्रोजेक्शन. यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन का डेटा रिलीज़ किया है. दो इंस्टीट्यूशन हैं जिन्होंने इंडिया के पॉपुलेशन के डेटा को रिलीज़ किया है और दो अलग अलग प्रोजेक्शन बताए हैं. तो ये हमारा द हिंदू का आर्टिकल है. इसमें क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है देखते हैं. जो नई स्टडी पब्लिश हुई है वो IHME यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन और दूसरी है हमारी UN यूनाइटेड नेशन. इन दोनों ने प्रोजेक्शन किया है, बताया है कि जो अब इंडिया की पॉपुलेशन है वो 2050 तक चाइना को पीछे छोड़कर हम नंबर 1 पे बन जाएंगे. इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्शन दिए हैं कि कितना डेटा हमारा है, कितना बड़ा है पहले और कितना अब था. तो IHME ने बताया कि 1.61 बिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है वो 2050 तक हो जाएगी और जो UN का प्रोजेक्शन है वो 1.64 बिलियन है जो बता रहे हैं. तो ये प्रोजेक्शन निकाला गया है इन दो इंस्टीट्यूशन के द्वारा. इसमें ये बोल रहे हैं कि हर कपल अगर 2 बच्चे को पैदा करता है तो क्या स्टेबल रहेगी. तो ऐसा नहीं होता है कि अगर बर्थ रेट कम हो जाए तो जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल रहेगी. जैसे जैसे किसी भी देश में सोशियो इकोनॉमी डेवलपमेंट आती जाती वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट जो होती है वो डिक्रीज़ करती है. तो ये नहीं है कि अगर कपल कम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि पॉपुलेशन हमारी स्टेबल हो जाएगी. और दूसरा डेटा जो है उन्होंने बोला है कि 2050 के बाद हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन रेट है वो कम होगी और कितना डिक्लाइन करेगी. ये IHME और UN ने अलग अलग दावे किए हैं. जैसे 2100 तक 1.45 बिलियन हो जाएगी. ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है हमारा IHME. 2100 तक हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो कम होगी 1.45 और UN बोल रहा है 1.09 हो जाएगी. तो ये डिफरेंस क्यों है इन दोनों के बीच में? एक बोल रहे 1.09 और एक बोल रहे हैं कि हमारी हो जाएगी 1.09 और एक के अकॉर्डिंग 1.45. तो काफ़ी डिफरेंस है. 2100 तक मतलब 2050 तक तो हमारी बढ़ेगी और 2100 तक हमारी पॉपुलेशन घटेगी. बट दोनों का जो एस्टिमेट है वो अलग अलग है. इसके लिए इसमें ये बताया गया, राइटर ने बताया कि जो IHME है उन्होंने कौन से आधार बनाया अपना डेटा रिलीज करने के लिए. उन्होंने किसको आधार बनाया है? तो इन्होंने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को आधार बनाया है जो कि जिसका डेटा अपने आप में कुछ डेटा इसमें गलत है. इस वजह से इनका जो प्रोजेक्शन है लेकर के हमारी पॉपुलेशन जो 2100 में डिक्रीज करेगी और UN का दोनों में डिफरेंस देखने को मिल रहा है. तो IHME ने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करते हैं उसके संबंधित हम पॉपुलेशन को कम करें वो गलत एस्टिमेट इसमें दिए थे. उसी हिसाब से IHME के डेटा अलग हैं. उसके बाद बता रहे हैं कि 2100 तक क्या होगा, जो फर्टिलिटी रेट होगी इंडिया की वो 1.29% होगी. ठीक है, 1.29% फर्टिलिटी रेट होगी 2100 तक. और उसके बाद बता रहे US की फर्टिलिटी रेट जो होगी, US की फर्टिलिटी रेट कितनी होगी? US की फर्टिलिटी रेट 1.53 है और फ्रांस की 1.78 है. ठीक, ये दिया था यहाँ पे. ये इंडिया की कितनी फर्टिलिटी रेट हो जाएगी? 1.29 ये लिखा है. और ये जो है ये US की है और जो फ्रांस की है वो 1.78 है. मतलब अगर यहाँ पे देखें तो US और फ्रांस की ज़्यादा है 2100 तक और इंडिया की 1.29 हो जाएगी. मतलब 2100 सेंचुरी तक आते आते हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो US और फ्रांस से भी कम है. इसमें ये डेटा निकल के आया है, अभी जो एस्टिमेशन निकाला गया है. उसके बाद ये बता रहे हैं कि हुआ क्या 1950 के बाद हुआ क्या, जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो 6 चिल्ड्रन पर वूमेन थी. मतलब काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम पे. और अभी क्या है फर्टिलिटी रेट हमारी 2.2 है. अभी हमारी 2.2 है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो डिक्रीज जो हुई है वो 1950 से 1980 के दौर पे वो ज़्यादा कम नहीं हुई थी. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5.9% है 1950 में और 4.9% है
आप 1980 में, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन 30 सालों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कितने का डिफरेंस है? 5.9 और 4.9, 1 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस है। 1% ही डिक्रीज हुई है। तो यहाँ पे ऐसे कोई मेजर नहीं लिए गए थे फर्टिलिटी को डिक्रीज करने के लिए। तो फिर डिक्रीज हुई कैसे? 1992 से 2015 तक इसकी 35% फॉल हुई है फर्टिलिटी रेट, मतलब 3.4 से 2.2 तक। तो जो मेजर स्टेप लिए गए हैं वो 1992 से 2015 तक लिए गए हैं, ठीक है। तो और ये भी बता रहे हैं कि फर्टिलिटी डिक्लाइन टू अ लेवल वेर 18 स्टेट और यूटी जो हमारे कंट्री में है उसमें जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 से भी नीचे है। मतलब ऐसे भी स्टेट है जहाँ फर्टिलिटी रेट 2 से भी नीचे बहुत कम है। तो अब हम ये देखते हैं कि 1975 से 1994 तक ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जो हमने इम्प्लीमेंट करी। तो फैमिली प्लानिंग वर्कर को टारगेट किया जाता था, और इसमें क्या होता था, जितने भी हम ये सारे प्रोसेस थे जैसे स्टेरिलाइजेशन, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, आईओडी इंसर्शन, तो इन सब टेक्निक पे हमने यूज़ किया, वर्क किया, जिसकी वजह से ये कम हुए हमारी फर्टिलिटी रेट। उसके बाद सरकार ने क्या किया, इंसेंटिव देना छोड़ के पनिश अप्रोच को अपनाने लगी। कैसे? जैसे 3 बच्चे पर पेड मैटरनिटी आपको नहीं मिलेगी अगर आप लीव लेते हो तब, तो ये आपका क्या होगा, पनिश करने लगे। 2 बच्चे हैं तो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोकल बॉडी इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते। तो ये सारे मेजर्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए। बट राइटर ये कहते हैं कि आप इसको श्रेय नहीं दे सकते हैं। 1990 के बाद ऑलरेडी हमारी कंट्री में क्या हुआ था, सोशियो इकोनॉमी चेंज आया था, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, जिसकी वजह से इसने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करने के लिए, ना कि जो भी उनके मेजर्स थे, जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको पता है कि नसबंदी करवा दी जाती थी पकड़ पकड़ के, तो उससे क्या हुआ, उसके फायदे की जगह नुकसान देखने को मिला। कैसे? जैसे जिसकी विलिंगफुल डिजायर भी थी कि वो नसबंदी कराए, वो भी इन सब एक्टिविटी की वजह से उसने भी कराने बंद कर दिए। तो राइटर यहाँ कहते हैं 1990 के बाद हमने सोशियो इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म आया हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट थी, जैसे कि एग्रीकल्चर पे पहले 1990 के पहले हम ज़्यादा डिपेंड थे, उसके बाद क्या हुआ, हम सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे शिफ्ट हो गए, जिससे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी। और इसमें क्या होता है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अपने बच्चे के फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रेदर देन द एग्रीकल्चर में क्या होता है कि वो अपने बच्चे को अपनी एक्टिविटी में लगाते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में लगाते हैं और बच्चे को एज ए वर्कर की तरह लेते हैं, और उनको मतलब एजुकेशन उनकी अच्छी नहीं हो पाती है। और जब सर्विस और मैन्युफैक्चर हमारा सेक्टर ग्रोथ किया, तो उसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों के एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस किया, और उन्होंने ज़्यादा बच्चे के पैदा करने की जगह कम बच्चे को की पॉलिसी अपनाई, 1 बच्चे की पॉलिसी अपनाई, और उसने सोचा कि ज़्यादा की अपेक्षा हम कम बच्चे करेंगे और हम उन्हीं पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट मोर इन ईच चिल्ड्रन, जिससे कि रिसर्च एजुकेशन हम अच्छे दे सके बच्चों को। और ये मेन रीज़न है जो 1990 के बाद हमारी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन की है। इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा बच्चों पे, अगर कम बच्चे होंगे तो हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, उनका फ्यूचर जो होगा बेहतर होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है एस्पिरेशन रिवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें बताया गया है कि वही है, सोशियो इकोनॉमी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अभी रिसेंट में क्या हुआ था, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बनाया जाता था, तो उसमें भी कुछ डेटा निकल के आता है, जैसे 2 से अधिक बच्चे हों तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि वोटिंग राइट आप छीन लो उनसे, ठीक है। गवर्नमेंट के स्कीम से लाभ देने से वंचित कर दो उन लोगों को जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होते, तो पॉपुलेशन को कर्व किया जा सकता है। लेकिन ये तरीका कैसा है, ये तरीका गलत है, राइटर कहते हैं। फिर वही है कि जब जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, ठीक है, जैसे कि वो वहाँ पे पॉपुलेशन एक्सपेंड करती जाती है डेवलपिंग कंट्री में। तो जैसे एग्जांपल ले सकते हैं साउथ अफ्रीका, वहाँ वो डेवलपिंग कंट्री, वहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। दूसरा फेज जो पॉपुलेशन इंक्रीज का होता है जब थोड़ी डेवलपिंग कंट्री होती है, या फिर फेज 2 जो होता है पॉपुलेशन का, वो स्लोली इंक्रीज करता है, ठीक है। जैसे पहले 20% से बढ़ रहा था, अब 10 या 8% से बढ़ेगा, तो ये पॉपुलेशन का सेकेंड स्टेज होता है। थर्ड में क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबल तरीके से बढ़ती है, ना बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना घटती है, मतलब स्टेबल रहती है। और फोर्थ फेज में होता है पॉपुलेशन जो होती है वो डिक्रीज होने लगती है। और फोर्थ फेज अभी जो देखने को मिला है वो जापान का एग्जांपल ले सकते हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब 2018-19 में
जो हमारा सर्वे निकल के आया था उसमें 20 साल में हम थर्ड फेज में पहुंच चुके हैं, ऐसा बोला गया है। यानी कि हम 20 साल में थर्ड फेज में पहुंच जाएंगे। इंडिया जो होगा पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, फिर उसकी पॉपुलेशन जो होगी स्लोली इंक्रीज करेगी, और 20 साल के बाद हम किस में पहुंच जाएंगे, पॉपुलेशन स्टेबल की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि साउथ इंडियन की जो कंट्री है उनका फर्टिलिटी रेट जो है ऑलरेडी कम है, यानी कि वो तो ऑलरेडी अभी स्टेबल कंडीशन में यानी कि फेज 3 में है। उसके बाद पॉलिसी ऑफ चॉइस जो आती है, नेशनल पॉलिसी चॉइस जो नेशनल पॉलिसी है हमारी, उसको अपनाने जरूरत है कि मतलब आप ऐसी अपने खुद पे, मतलब हमें किसी को फोर्स नहीं करना है किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए। इंसान जो है अगर अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, तो वो ऑलरेडी अपने आप ही उसको चॉइस होनी चाहिए, पॉलिसी को टेक करने की चॉइस होनी चाहिए इंडिविजुअल को। तो ये इस पे फोकस करने की बात कही गई है। 2017 में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर जो अनुप्रिया पटेल है, उन्होंने बोला था कि ये जो चॉइस होती है वो फ्री होनी चाहिए और मैंडेटरी नहीं होनी चाहिए, वॉलंटियन होनी चाहिए, यानी कि स्वैच्छिक रूप से वो अपना यूज कर सके, उन्हें जैसे भी करना है और जैसे भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वैसे उसको होने दे, ऐसा बोला है अनुप्रिया पटेल ने। उसके बाद क्या है, इंडिया के लिए ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड की सिचुएशन रहती है। तो इसमें क्या है कि आपको इसको यूज करना चाहिए, इसका लाभ उठाना चाहिए। अगर आपके यहाँ यंग पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक अच्छी हो जाएगी, हम उनको ट्रेनिंग अच्छे से प्रोवाइड करें, तो हम उस यूथ का फायदा उठाएं। और क्या होगा कि 10 से 20 साल में उठा लो फायदा जितना उठाना है, नहीं तो क्या होगा कि ये हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कम हो जाएगा और हम फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, इससे हमें नुकसान होगा। तो फोर्सफुली जो हम कह रहे हैं करने के लिए, सारी पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए, तो फोर्सफुली ऐसा ना करें, अपने आप स्टेबल हो रही है तो उसको होने दें और अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और डेमोग्राफिक डिविडेंड पे फोकस करें, उसका फायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को ट्रेनिंग दें, जिससे हमारी इकोनॉमी इंडिया की वो और सही हो जाएगी। उसमें ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि वोटिंग राइट उनके छीन लो सब पर, जैसे अमीर गरीब हैं उनके गवर्नमेंट स्कीम ना लेने, तो अगर ज़्यादा बच्चे हैं 2 से, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कीम का यूज़ करता कौन है, अमीर या गरीब? गरीब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अमीर अगर वो के पास 2 से 3 से 4 बच्चे हैं, अगर उनसे छीन लोगे तो उनको तो फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ेगा, इसका नुकसान हो जाएगा गरीब पॉपुलेशन पे। तो ये जो है वो मतलब थोड़ा सा देखने को हमें चाहिए कि मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन पे इम्प्लीमेंट ना होने दिया जाए अगर 3 से 4 बच्चे, तो ये स्टेप भी हमारा गलत है। उसके बाद कह रहे हैं कि हमारे जो अभी निकल के आई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि जो 12 से अधिक साल की बच्चियां हैं जिनका एजुकेशन अच्छा है और उन्होंने 12th और हायर एजुकेशन ली है, उनमें जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 है पर चिल्ड्रन, और जिन्होंने एजुकेशन स्कूलिंग कभी नहीं करी उनका 3% है। तो ये शो करता है कि जहाँ पे एजुकेशन होगा वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलिटी रेट ऑलरेडी कम हो जाएगी। और महिलाओं को एजुकेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये सरकार की गलती है कि महिलाओं को शिक्षा क्यों नहीं दे पाए। उसके बाद कह रहे हैं कि जिन हॉस्पिटल में बेडों की संख्या कम है वहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिली, तो हेल्थ सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं कि जेंडर इक्वेलिटी को करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी की लड़की होती है तो उसके बाद लड़के के चक्कर में उसको ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसको वो पैदा कर लेते हैं, तो बर्थ हो जाता है, इस वजह से फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। तो जेंडर इक्वेलिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, हेल्थ सही नहीं होते, जिसके वजह से कहते हैं कि अगर एक ही बच्चा होगा, और उनकी मेंटालिटी होती है कि सारे बच्चे बचते नहीं हैं, डेथ हो जाती है उनकी 3-4 साल में, तो वो इस सब बचते नहीं, इसलिए एक की जगह 2-3-4 वो अपने बच्चे रखते हैं, जिसके अगर एक को कुछ हो जाएगा तो दूसरा रहेगा, तो ऐसा माइंडसेट भी है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है वो पॉपुलेशन को लेकर के हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि आप इसमें क्या करें कि जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करिए, और जैसे कि ग्रोथ रेट स्टेबल तरीके से बढ़ रही है उसे बढ़ने दीजिए। और हमारा जो इंडिया का हमारा मतलब एक अच्छा बेनिफिट है कि हमारे यहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अच्छी स्थिति में, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और जितना हो सके यूथ को ट्रेनिंग दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था इंडियन पॉपुलेशन पे, जिसने IHME और जो UN है उसने इस डेटा को रिलीज़ किया कि कैसे हमारी फर्टिलिटी रेट बढ़ रही, कैसे हम पॉपुलेशन 2050 तक बढ़ेंगे और 2100 में हमारी फिर डिक्रीज करने लगेगी।
तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमारा जीएस पेपर 1 का टॉपिक है, और ये इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में राम मंदिर जो उसमें पूजा हुई है उसका इनॉग्रेशन हुआ है, तो उसकी वजह से चर्चा में था। कई पॉलिटिकल लीडर का इसमें व्यू देखने को मिला और पॉलिटिकल इंटरवेंशन देखने को मिला है रिलीजन में, इसलिए सेकुलरिज्म का टॉपिक निकल के आता है। तो ये जीएस पेपर 2 में है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 से 28 जो आर्टिकल है वो हम धर्म को स्वेच्छा से अपनाने, उसको मानने, आचरण करने के बारे में बात करी गई है। तो सेकुलरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस शुरू से किया गया है, और सेकुलरिज्म वर्ड जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, तो इसको प्रस्तावना में हमारी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से ऐड भी कराया गया है। जब आप इसका आंसर लिखो तो थोड़ा बैकग्राउंड दो, उसके बाद अभी जो सिनेरियो हो उसके बारे में 2-3 पॉइंट आप दे सकते हो। तो सेकुलरिज्म होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है। सेकुलरिज्म वो होता है, जैसे सेकुलरिज्म क्या है, सेकुलरिज्म है कि सेकुलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट लाइफ। मतलब कि सेकुलरिज्म को इन सबसे आप अलग होना चाहिए, सेपरेशन को एकदम सेपरेट कर दो सेकुलरिज्म को। मतलब सेकुलरिज्म मीन्स होता है सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। पॉलिटिकल का पॉलिटिशियन जो होते हैं उनका कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए सेकुलरिज्म में, ठीक है। तो स्टेट फ्रॉम रिलीजियस एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन। मतलब कि आप जो भी सेकुलरिज्म है उसमें अलग अलग होने चाहिए, आपका स्टेट और जो भी रिलीजन है उनका आपस में इंटरवेंशन ना हो, ये सेकुलरिज्म की डिफिनीशन है। दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। फिर आवश्यकता, हमारे इंडिया में मॉडल कैसा है, आवश्यकता पड़ने पर हम इंटरवेंशन भी करते हैं। कब करते हैं, जब किसी रिलीजन के अंतर्गत वर्गों का शोषण होता है, उनकी हार्मोनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। उनके बीच प्रिंसिपल डिस्टेंस को बनाए रखना चाहिए, किसके बीच, स्टेट और रिलीजन्स के बीच। इंटर रिलीजियस हार्मोनी इस्टेब्लिश करता है जब स्टेट इंटरवीन करता है, और कब करता है, जब किसी भी रिलीजियस के अंदर अनटचेबिलिटी, वर्गों का शोषण होता है तो स्टेट इंटरवेंशन करता है। और रिलीजियस जो होता है, रिलीजियस को सब्सिडाइज भी किया जा सकता है, रिलीजियस को सब्सिडाइज भी किया जा सकता है। कैसे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म है, गवर्नमेंट है, मतलब आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म, आप अच्छे सेकुलरिज्म को अगर बिल्डअप करना चाहते हैं तो केवल गवर्नमेंट के सपोर्ट से नहीं होगा, उसमें सिविल सोसाइटी होनी का हेल्प, जुडिशली का हेल्प और मीडिया का इंटरवेंशन होना चाहिए। अगर सब साथ में मिलकर सेकुलरिज्म के मॉडल को बिल्डअप करेंगे तो वो ईजिली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक नया सेकुलरिज्म देखने को मिला जिसको बोलते हैं पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। तो पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म क्या होता है, जिसमें क्रिटिसाइज किया जाता है। जैसे कांग्रेस ने महाराष्ट्र में क्या किया कि शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप तो पहले तो शिवसेना के खिलाफ थे, उसके बाद उस शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया, जिसको बोलते हैं पार्टी पॉलिटिकल सेकुलरिज्म। तो आपके तो आप बन नहीं रहे थे, उसके बाद शिवसेना से गठबंधन करने का जो ये देखा गया पॉलिटिकल में। तो इस तरह से हम नए नए सेकुलरिज्म के मॉडल निकल के आते हैं। इंडिया में सेकुलरिज्म का फ्यूचर है या नहीं, इसमें हमें कैसे सही करना चाहिए, तो इसको मैं पार्ट में, जैसे पास्ट में क्या हुआ था 1930-40 में, क्या हम देखते थे हिंदू और मुस्लिम एक साथ आते थे और कई सारे मूवमेंट में उन्होंने साथ में काम भी किया था, उनकी हार्मनी नहीं थी एक दूसरे के लिए ऑलरेडी, मतलब सब कुछ ठीक था। तो हमें वैसे ही मॉडल को इस्टेब्लिश करना चाहिए जिससे कि सेकुलरिज्म हमारा सही से बिल्डअप हो। और ये हमारा पूरा आर्टिकल था सेकुलरिज्म के लिए। तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं और क्या क्या सिनेरियो अभी है, और स्टेट का इंटरवेंशन जितना कम हो उतना अच्छा होता है, और इंडिया का मॉडल और वेस्ट के मॉडल में क्या डिफरेंस है, वेस्ट का सेकुलरिज्म और इंडिया के सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, ये आना चाहिए मैम। और इसमें बताया स्टेट शुड हैव नो फॉर्मल लीगल अलायंस विद एनी रिलीजन, वही बात कही है कि स्टेट का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म में क्या होता है, नेहरू का व्यू। एक वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म आप दे दीजिए कि स्टेट एंड रिलीजन हैज ए सेपरेट स्पेयर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, विद इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेपरेट है और जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंस है, दैट इज म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन, प्रिंसिपल डिस्टेंस ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन एंड नो
इंटीमेट इंटरेक्शन ऑफ रिलीजन इन द स्टेट, इसमें पूरी तरह से सेपरेट है। लेकिन इंडिया का मॉडल क्या है, नैरो व्यूज वे वॉज इक्वल प्रोटेक्शन बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन, इक्वल प्रोटेक्शन दी गई है हमारे यहाँ। हमारे सर्वधर्म समभाव की नीति अपनाई जाती है जिसमें सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाता है। और ही वॉन्टेड अ सेकुलर स्टेट टू बी वन दैट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन बट डज नॉट फेवर वन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, मतलब किसी एक को फेवर नहीं करना है दूसरे के कंपेयर में। डज नॉट इटसेल्फ अडॉप्ट एनी रिलीजन एट द स्टेट रिलीजन, किसी भी रिलीजन को हमको स्टेट का रिलीजन नहीं बना सकते। अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई एक है और वो किसी एक धर्म को मानती है तो वो अगर उसकी गवर्नमेंट रहेगी तो हमारा स्टेट रिलीजन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसको करने से मना किया जाता है और ये हमारे एक परफेक्ट सेकुलरिज्म की डिफिनीशन में नहीं आती। इंडिया सेकुलरिज्म इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म, ठीक है, हमारी वेस्टर्न से पूरी तरह से अलग है क्योंकि उनकी पूरी तरह से सेपरेट है, वहाँ पे जुडिशरी का इंटरवेंशन नहीं होता है। लेकिन हमारे सेकुलरिज्म में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, जब भी किसी भी वंचित वर्गों का शोषण होता है, किसी भी धर्म के अंदर अगर अनटचेबिलिटी का कोई मामला आता है तो स्टेट उसमें इंटरवेंशन करता है, ठीक है। इट डज नॉट फोकस ओनली ऑन चर्च स्टेट सेपरेशन एंड द आइडिया ऑफ इंटर रिलीजियस इक्वालिटी, इट्स क्रूशियल टू द इंडियन कंसेप्ट। तो हमारे में यही है कि हमारे में मिक्स है, मतलब अगर प्रॉब्लम है तो हम इंटरवेंशन करेंगे। दिस इज द मॉडल ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म। तो ये जीएस पेपर 1 का टॉपिक है और पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं और उसके आर्टिकल को भी इसमें बता सकते हैं। तो ये आज हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए, एक पॉपुलेशन सिनेरियो जो 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया था और दूसरा हमारा है सेकुलरिज्म का मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।